दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजिन के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रख आई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यवस्थित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी ले। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई और देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर यह पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहाँपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार है, 20 तरह की बातें होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक यह चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तस्तरी में भुना मेवा रखकर उसने नमक मिला रही थी। चंदर ने एक इलाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 1-2 रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से 1 साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता हूँ, चंदर बोला। घर का वातावरण और वहाँ का वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ देखकर। और बिनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति विवाह, सभी परंपराएं बहुत ही बुरी है, बुरी तरह सड़ गई है। उन्हें भी तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति बिरादरी विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया था। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग है। यह तो जब उसमें धंसो तब उसकी ज़िंदगी मालूम होती है। चंदर, कोई गैर जात का अपना अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिनती का दूसरी शादी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती जो चाय ला रही थी फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी। अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, यह 500 पहले खर्च किए हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू नहीं थमे। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपना नहीं होत, अपनी लड़की को बिहा दियो हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपट कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लक्षणों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन पहुंच गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चलती थी तो चंदर कितना चिढ़ गया था, लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले से सभी बातें भूल गया और उसमें फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिनती ज़्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर में चंदर यूनिवर्सिटी से लौट आया तो उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तस्करी में अमृत काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? मैं कितना
व्यथित हूँ बिनती। अगर तुमको भूल से भी कह दिया हो तो तुम उसका इतना बुरा मान गई और 2-3 महीने बाद तक नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर। बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरे लगाने के बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे क्षण लगा कि मुझमें भी कोई सत्व है। मैं इसीलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी ने सने की जगह, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज़ है। और तुम्हें अपना जिंदगी में किसी की ज़रूरत भी हो तो नहीं है, कहकर बिंदी धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तस्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पंपी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह बेमर्म होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान देने पर कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपना दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निष्कंकता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ सने कुछ दया जागी थी। बिनती को उदास मन देखकर, लेकिन बिनती के उस स्वाभिमान भरे उत्तर ने भी उसके मन को सोया वह साफ जगा दिया था। वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा, उसने सोचा। पंपी के यहाँ पहुँचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बंटी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पंपी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पंपी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियाँ थी, जिसमें लड़की की चौखटों का रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। लकड़ी की चौखटों का रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियाँ बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों में पड़ रही थी और पंपी पर सातों रंग की छाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पे अधलेटी हुई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंख बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथ को आँखों से हटाते हुए पंपी बोली और पलकों पर बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेरकर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की किताबें पढ़ रही है। वह पास बैठ गया। पंपी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। थोड़ी देर चुप लेटा रहा, फिर पंपी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पंपी, तुम्हारे वक्ष का सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पंपी, दुनिया वासना का इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी का वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शक्ति मिलती है, पता नहीं क्यों मांसलता में उतनी ही शक्ति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आराध्य आध्यात्मिक प्रेम से जाकर शांत हो जाता है तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी का मसलन बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। सी चंदर के होठों पे अपनी उंगलियां को दबाते हुए पंपी बोली, चरम शक्ति के क्षणों का अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेट रहा। पंपी की केसर को उसके माथे पे रख कर चूम रही थी और चंदर के गालों को पंपी का वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पंपी के गालों पर पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सरस के पंखों से भी ज़्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छुटाने पर उंगलियों लजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती थी। माला खोल ली और उसे उतारकर अपने हाथ में ले लिया। पंपी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चंदन उफर कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियां की फूल सिहर रही है और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चिढ़ता हुआ निकल गया। वह काँप उठा, सचमुच काँप उठा। नशे में चूर हुआ उठकर बैठ गया और उसने पंपी को अपनी गोद में ढाल लिया। पंपी अनंग और धनुष की परवर्षा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ी रही। तरुराई के चांद टूटकर 2 टुकड़े हो गया था और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर
चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पंपी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पंपी की दीपशिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पंपी निश्चेष्ट आंखों बंद किए थी, लेकिन उनके कालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर ने गले से उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पंपी के होठों में जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, नशा, ठाएं, सहसा बाहर बंदूक की आवाज़ हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बहुपास ढीले कर लिए, लेकिन पंपी उसे गले से बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पंपी को भरपूर रूप यौवन के आंखों से पी लेना चाहा। पंपी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मकसूर सी चंदर की गोद पर एक ओर लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नशे में चूर पलकें चूम ली। ठाएं, बंदूक की दूसरी आवाज़ आई। चंदर घबरा उठा। यह क्या है पंपी? कुछ होगा, जाओ मत, आलसी हुई नशीली आवाज़ में पंपी ने कहा और उसे खींचकर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेटकर उसका माथा चूम लिया। ठाएं, फिर तीसरी आवाज़ हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी बाहर दौड़ा। देखा बंटी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजड़े के पास मरे हुए तोतों के पंख पकड़कर उड़ाए हुए है। उसकी घावों से बंटी के पतलून का खून छू रहा है। चंदर को देखते ही बंटी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना, और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाला? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला, बंटी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधा उसको खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल ओढ़ दिया और बड़े मातम से मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बंटी, बंटी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़ाकर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बंटी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूँगा। कहा था कि नहीं? कहो। हाँ हाँ, कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्या, क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने, तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसीलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मार जाना चाहिए था, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन में पूर्णता पर पहुँचा जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो यह उसका अन्याय है। वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था, इसे प्यार करता है, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य था? हर एक की ज़िंदगी में लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेहाई है। मैंने इसे वह सत्य सिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा, तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य है कि मनुष्य आदमी का शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है कि तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, अब तुम जल्दी से ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा। और फिर वह पंपी के पास लौट गया। पंपी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष में रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वो लौटा तो बंटी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, मैंने यहाँ उसे गाड़ दिया,
यह उसकी समाधि है और देखो आते जाते यहाँ सिर झुका लेना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है, समझ लो वह सेंट पेरेंट संत सुखदेव हो चुका है। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो कपूर, रुको कपूर, फिर बंटी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, कपूर तुम मानते हो कि नहीं, पहले मैं एक साधारण आदमी था, अब भी हूँ। चंदर ने हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो तुम्हें आज रहस्य बताऊंगा। वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तो वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार करना नहीं चाहिए। क्या मतलब बंटी, तुम तो दर्शन की भाषा में बोल रहे हो, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों ना हो। और महत्व तो निर्देश से होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे। लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ती किस्म का अनाथा आदमी। मुझे कितना दुख है, आज मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बंटी फिर तोते का कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफानी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुराई की चांद को स्पर्श से सहारा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेलकर वह आ रहा था। वह पंपी के होठों के गुलाबी को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसके नसों में बहते हुए रस में गुलाल झूम उठे थे। वह सिर से हाथ पैर एक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसे उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा था। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था वह भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रखा। चंदर ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिनती आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदर ने बहुत दिन पहले किस सने स्वर्ग में कहा और बिनती पीठ का एक गुस्सा मारकर उसे पास बिनती को बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे, ले खा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जगता है। बिनती के मन का सारा सने सुख हो गया। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर ना करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन को रस जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदन ने जब वहाँ आई थी तभी से उसका हृदय की ममता जीत ली थी। इसीलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा सने बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसी उसकी भौहों पर रखा रहता था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों का भूला स्वर्ग सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर्ग का आग्रह नहीं टाल सकती। यह वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक बार कोर बनाकर बिनती के मुंह में दे दिया। बिनती ने खा लिया। चंदर ने बिनती के बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का, इतने दिनों में अकड़ी फिरती थी। बिनती ने बहुत दिन से भूले हुए स्वरों में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्ज़ाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों ने सुलह हो गई। जाड़ा अब काफ़ी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिनती साल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छीलकर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिनती के मुंह में दे दिए। बिनती ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिनती उसी के पलंग के पास बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी, तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो, तुम्हें उठाकर फेंक दूँ? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्यों फेंकोगे? बिनती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों की तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वह उसमें तूफान में पंपी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिनती
हल्का बादामी साल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पे फूलों के कटोरे खिल जाते। आंख में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिनती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिनती के माथे पर अपने होंठ रख दिए। बिनती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चिटकारती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बदन टूट गया है, लाओ सिल दूं। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ गलीनी। बिनती कितना समर्पण करती है उसने के सामने वह, लेकिन उससे अच्छा नहीं किया। पंपी की दूसरी बात है बिनती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिनती आई, उसने कप का बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरों को दांत से तोड़ते हुए बोली, चंदर एक बात कहें, मानोगे क्या? पंपी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पंपी अच्छी औरत नहीं है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। यह बात गलत है बिनती, तुम इसीलिए कह रही हो कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, यह नहीं, उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पंपी? किस स्वर्ग में उतरकर तुम किस नर्क में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिनती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन की वासना ही तीखी है, तो क्या इसी से यह निर्दयी है? क्या वासना स्वतः से निर्दय है? गलत। यह तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिनती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेंगे। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तंदुरुस्त ही आएंगे। बादल से हम मांगने लगे तंदुरुस्त और फूलों से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो यह हमारी एक कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसे अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरे के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरे, मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है, वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीपशिखा सी लहर कर बोली, दुनिया का कुछ भी कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा ही है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं करूँ क्या? मेरे तो अंग अंग जैसे आलस से चूर हो गया है तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मैं तरुराई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन के पीस जाने के लिए। मेरे लाज का बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं क्या करूं? मैं करूं तो करूं क्या? कैसे नशा पिला दिया है तुमने। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों से मेरा नरम गुलाबी होठ समेट लो। बताओ ना बिनती, क्यों पहली की भावना ठीक थी कि दूसरी की प्यास गलत? बिनती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक छोटी सी बात जानती हूँ कि जिसने जीवन से वह प्यास जग जाती है, वह फिर किसी भी सीमा तक गिर जाती है, लेकिन जिसने त्याग किया, उसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकती है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा ने मेरी कल्पना ही नहीं थी, त्याग भी मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितनी दिन टिकी? और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराता है? तुम आज ही की घटना लो, तुम यह तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया है। खैर, उसकी बात जाने दो, बिनती बोली। नहीं, बात आ गई है, मैं साफ कहता हूँ कि आज तुम्हारे देने की सोची, आज तुम्हारे मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो? पंपी ने आज हम अपने बहुपास में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। यह वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ले जा सकती है? बिनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछो बिनती। क्या? बहुत अजीब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए तो तुम भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ कि कुछ अनुचित सा था। तुम पंपी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ विरोध नहीं किया। बिनती थोड़ी देर चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर साल के छोर का एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर मैं अपने को कुछ नहीं
समझ पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने को अपने को रोक नहीं पाती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व अपनी शक्ति से उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पंपी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो वह जाने क्या हो जाएगा, और तुम जानते हो नहीं दीदी अब कैसी हो गई है, तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदर ने अपने हाथ से बिंदी के मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा के बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी में जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुदरने से क्या फ़ायदा। अच्छा अच्छा, चंदर ने हाथ हटाकर बिनती बोली, लेकिन पंपी को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता बिनती, चंदर बोला, और जो कहो वह कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो, काफ़ी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। बिनती ने उसे रजाई ओढ़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से पवित्रता और समाजशीलता आती है। पंपी से उसे जो कुछ मिला वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिनती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शक्ति क्यों थी। उसके बाद बिनती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिनती को भी ले जाया था। न्यू ईयर्स डे के दिन पंपी के दोनों की दावत की। बिनती पंपी के पीछे चाहे चंदर के पंपी का विरोध कर ले, लेकिन पंपी के सामने बहुत शिष्टता और सनी का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई थी। बिनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। वह अब पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहाँपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा लेने के लिए आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दीर्घ स्वर में कहा। बिनती कुछ क्षण तक एकाटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पंपी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिनती के जाने पर चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी के मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पंपी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पंपी और चंदर को लेकर दूर दूर तक का चक्कर लगाया करती थी। एक बार उसकी अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पंपी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व प्रचलित से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छे नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान से वह पंपी के नशीले निगाहों में डूब चुका था। भविष्य की उसे किसी खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि अब पंपी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा की अभिभूत कर दिया है। ये होठ कभी अलग ना होंगे, यह बहुपास इसी तरह उसे घेरे रहेंगे और पंपी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपालों को सिहराती रहेगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने की आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम दिन भर की लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की बजाय से आसमान इतनी धूल भर गई थी कि धूप की हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी।
सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू में बचने के लिए कानों पर तौलिए लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तोड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा उस पर पर्दा बंधा हुआ था। वो अभी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाला ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा का कोई पर्दानसीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर ने ताज्जुब हुआ, कौन पर्दानसीन यहाँ आ सकती है। रिक्शा में एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतना ही साफ और सुस्त। वह सफ़ेद रेशमी की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फलसाई रंग की चुन्नी ओढ़े हुए थी। वह उतरी और रिक्शे वालों से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ, यह कौन हो सकती है और इतनी बेतुल्फी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई ही है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे उसे, फिर नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे में कुछ आश्चर्य और कुछ चिंताएं की रेखाएं थी। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी थी और हंसने में भी असक्त है। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता था देखने से ही लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीके मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर्ग में बोली, चंदन भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में हैं, उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदन ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा तो आप यहीं रहते हैं, अब नौकर हो गए होंगे? जी नहीं, चंदन ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन अब इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वो लड़की हंसी, जैसे अपना किस्मत, अपनी जिंदगी इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच का दरअसल एक रोशनदार था। रोशनदान? मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गेसु हैं। जी हाँ। और गेसु ने बहुत तमीज से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गई। अपनी सहेली के लिए एक खत नहीं लिखा? अख्तर मियाँ मज़े में हैं? आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसु बोली और अपनी पीली आंखों से और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को एक दावत ज़रूर देगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों के मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी, अम्मी जान वगैरह सभी वहीं थी। अभी हाल में ही वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग वहाँ से चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं। और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सज़ा क्यों दी आपने उन्हें? सज़ा की कोई बात नहीं, गेसु का स्वर्ग घुटता हुआ मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी? जी हाँ। बड़ी ही उदास हंस हंसकर गेसु बोली, आपसे चंदर भाई मैं क्या छिपाऊंगी। जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अब तक मुझसे मुहब्बत करते थे। गेसु बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी की जोर
टाके हुए सितारों को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उसके मन में क्या था। उसके घरवाले ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा, चंदर चुप होकर सोचने लगा, कितनी बड़ी परिवर्तना हुई इस लड़की की ज़िंदगी में, और कितने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयम स्वर्ग और फीकी मुस्कान, बस। चंदर चुप होकर उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसु चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी, सुनी निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बातें नहीं करते चंदर भाई। कौन जानता है ये अख्तार की मजबूरी रही हो, जिसको मैंने अपना सरताज माना। उसके लिए मेरा ख्याल भी दिल में लगाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया है। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंदर तंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गेसु को अख्तर पर। शरबत आ गया था। गेसु ने ताल्लुक नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं? कई बार वो अम्मी जान के पास आए, आपने कुछ नहीं कहा। कहती क्या? ये सब बातें कहने सुनने की होती है। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी? अब फूल से शादी तय हुई और वे राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह का अजान से भी ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मीजान कब कर रही है? कभी नहीं। मैंने कष्ट कर लिया है। मैं शादी तमाम उम्र नहीं करूँगी। देहरादून में मैं मेटर्निटी सेंटर में काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया, अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। आप? क्यों? आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदन ने शरबत में बर्फ़ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरकस बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुराकर बोली, छी चंदर भाई, बदला? गुरेज, नफरत, इससे आदमी ना कभी सुधरा है ना सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं लूँ किससे? उनसे, दिल की तन्हाइयों में जिससे सदके पड़ती हूँ। यह कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहला उठी और उसकी कंचन लता सा तन जगमगा लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज़ में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर के शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताज के महल की तरह गिर गया और परिस्थिति ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पे शिकन नहीं, भौरों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी की जीवन में यह कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ग मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसके दर्द में पिघली आग की धारा में गेसु को डुबो देने की कोशिश की, लेकिन गेसु की अटल चट्टान की तरह खड़ी रही। चंदर के मन में कहीं कोई टीस उठी, उसके दिल की धड़कने ने कहीं पर उसने पूछा, पर चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हें संभल कंधे किसी से प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए? चंदर। लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज़ को अनसुनी करते हुए पूछा, आप अपने मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को पाने का? दर्द? गेसु की आवाज़ डूबने लगी। निगाहों में जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ पड़ी। दर्द यह तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे यह वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के अकीदे को और मजबूत ना कर दे, आदमी के कदमों को और ताकत ना दे।
आदमी के दिल की ऊंचाई ना दे तो इंसान क्या। दर्द का हालात पूछते हैं आप। कयामत के रोज तक मेरी मैयत उन्हीं के आसरा देखेगी चंदर भाई, लेकिन इसके ज़िंदगी में तो खामोश ही रहना होगा। बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैं उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे। आज ना सही सलामत के बाद सभी मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना काट जाता है, वैसे एक ज़िंदगी उनके बिना कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल काँप उठा। गेसू की आवाज़ें में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगाते देख रहे हैं तो फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत ऐसी है। चंदर के मन में जाने कितने घाव कसक उठे। उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने सा लगा। गेसू उसे क्या समझ रही है मन में, और चंदर का वह कहाँ तक पहुँच चुका है जिसे चंदर की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुँच गया। लेकिन चंदर के मन की दीपशिखा उसने अपने प्यार की ही चिता जला डाली। चंदर के मुंह पर गेलिनी की कालिमा छा गई। गेसू चुपचाप बैठ गई थी। सहसा बोली, चंदर भाई आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम करने गया था, याद है? चंदर ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल की दुनिया कितनी बदल गई। गेसू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, सैर करते और चंदर की और हम अख्तर की बातें करते। गेसू का गला भर आया और एक आंसू चूप पड़ा। सुधा और सुधा की विवाह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शोहर? चंदर का मन में आया कि वह कह दे, गेसू क्यों लज्जित करती हो, मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा का प्यार का गला घोट दिया, लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल, उसे यह भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो गया। उसका विश्वास चूर चूर हो चुका था और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया था और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसू ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर ने एक कागज पर पता लिख दिया। गेसू ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही है। गेसू हंसी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसू फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियाँ, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियाँ और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंदर भाई, सुधा अभी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है? नहीं। चंदर ने बहुत उदास स्वर्ग में कहा, जाओ कभी देख आओ ना। नहीं, अब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती, तब तक मैं इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यहीं हूँ, उसी को बुलाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सुना लग रहा है घर, जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे प्रेत रहते हों। क्यों प्रेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इसी घर में, चंदर बोला। अरे मेरा मतलब यह नहीं था। गेसू हंसते हुए बोली, अच्छा मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेगी। आज जाने कैसे अकेले आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलाऊंगी तो आइएगा ज़रूर। हाँ आऊँगा, ज़रूर ज़रूर आऊँगा, चंदर ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसू ने जाकर रिक्शे पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया।
चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की खोई हुई कुछ चीज़ ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुसल खाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का स्थिर था, मन का बुरा नहीं था। यीशु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। यीशु ने अपने अजाने में ही चंदर का अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा कि यह पानी नहीं, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा। उसमें पढ़कर केवल वही जिंदा बच पाया है जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष। वह सड़ा हुआ गला हुआ शरीर मात्र केवल संतिपात के जोर से चल रहा है। उसके मन में अमृत की गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहा कर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काढ़ने लगा। फिर शीशे की ओर एक तक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए, तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी! और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई, उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया आज घूमे ना जाबो? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पंपी के यहाँ नहीं गया? यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिनती और कैलाश के चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंदर, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा, धड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन में मुझसे ना कहा हो। तुमसे तो मेरा मन कोई बात नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना। तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पंपी के यहाँ नहीं गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पंपी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लॉन पर टहल रहा था। पंपी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पंपी ने लॉन पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आओ बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूँगा, चंदर बोला और कहने लगा। पता नहीं क्यों पंपी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने की तबीयत नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? पंपी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पंपी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पंपी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंदन पे टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। ना उसने पंपी के गाल थपथपाए, ना हाथ थपथपाया, ना अकलें बिखली, ना पलकें बिखेरी और ना निगाहों में नशा ही बखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार का आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह अपने स्पर्श में अपनी नसों में चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह अपने वक्ष को सिर टिकाकर अपने दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा भी अनुभव है कि अब उसके हाथ पर हाथ रखते ही वह स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उसका कोई प्रश्न कर रहे हो, कोई याचना कर रहे हैं, सद्भावना दे रहे हैं या सद्भावना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं, या पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव, और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेनामी का।
पंपी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग का शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पंपी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठाल दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है, क्यों, चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पंपी ने केवल शरीर की प्यास थी, यह कहना पंपी के प्रति अन्याय होगा। पंपी की ने एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदन के लिए। चंदन अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता था। वह हमदर्दी का तिरस्कार नहीं होने पर पंपी दुखी होती थी और उसे भी तभी स्वीकृति समझती थी जब चंदन उसके रूप के आकर्षण में डूबो रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास ना हो, बहुपासों में जहर ना हो, तो वासना की इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है। संबंधों की घनिष्ठता को मापने पर नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन और तीखापन। चंदा के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी, इतनी उपेक्षा थी कि पंपी मरनाहत हो गई। उसके लिए यह पहला पराजय थी। आजकल पंपी जान जाती थी कि चंदन का रोम रोम में इस वक्त पंपी की सांस से डूबा हुआ है, लेकिन पंपी ने देखा कि चंदन उसके बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उसे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पंपी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। चंदर को क्या हो गया? क्या पंपी का जादू टूट गया है? पंपी ने अपना पराजय का कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेरकर उधर लेटने लगी। चंदर चाहे जितना प्रयास, जितना उदास हो, लेकिन पंपी की उदासी वह नहीं कर सकता था। भूरी या भली, पंपी इस वक्त उसकी सुनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पंपी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पंपी क्यों उदास है। उसने पंपी के हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियां पर रख दिए और खींचकर पंपी की सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी और प्यास, उसकी प्यास, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाता। तब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सद्भावना का साधन बन जाती है। जब वह नारी को इसीलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी है, वह इसीलिए उसे बाहों में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सिपियां पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए अपनी पलकों पर होठ रख देता है, जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी की सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी को बहुपास के नशे में भुला देना चाहता है। लेकिन इन बहुपासों की प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती, सिर्फ नारी को बहकावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंदर के मन पर छाया हुआ पंपी का रूप और गुलाबी बादल उछड़ता जा रहा था। नशा उखड़ा सा रहा था, लेकिन चंदर पंपी को दुखी नहीं करना चाह रहा था। वह भरकस पंपी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं फिर अंतर्दृष्टि का एक तूफान चलने लगा था। गेसु ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागी को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर अपनी आत्मा को रूप में शराब में डुबोकर अपने विश्वासों में छल कर उसको भुला पाया था, उसने जीता पाया था। लेकिन गेसु ने और गेसु की बातें ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप को छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी और आधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है।
और चंदर के हृदय से टकराकर वह रुदन बार बार कहता था, देवता, तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंदर इन आवाज़ों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहाँ चंदर को पंपी के पास खींच लाई थी, वहाँ अतीत का स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उलझाकर जैसे फिर उसे दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पंपी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था उस पर गिलिनी का कोहरा छाता जा रहा है, और अभी तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसी के मन में कहीं ना कहीं पर हल्की सी अरुचि झलकने लगी थी। फिर भी पंपी का जादू बदस्तूर कायर था। वह पंपी के प्रति कृतज्ञ था और वह पंपी को कहीं किसी भी हालात में दुखी नहीं करना चाहता था, भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों ना कर पाए। लेकिन जैसे बिनती का मन में चंदर के प्रति जो श्रद्धा थी वह अनैतिकता के बंधन के ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंदर के मन में पंपी के प्रति की दयालु पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठ के थी। बिनती ने एक दिन चंदर से कहा था, यदि वह चंदर का असंतुष्ट करती है तो वह उसे कितना बड़ा गुनाह लगता है कि उसने उसके सामने उसे किसी भी पुण्य पाप का परवाह नहीं है। उसी तरह चंदर सोचता है कि संभव है कि उसका और पंपी का यह संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पंपी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अच्छा भी है। लेकिन वह नशा टूट चुका था, वह सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पंपी को उदास होने से बचा न पाता था। एक दिन सुबह जब कॉलेज जा रहा था कि पंपी की कार आ गई। पंपी बहुत उदास थी। चंदर ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कान में एक नीले पत्थर का बूंदा था जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंदर ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पंपी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब? आज ही। हाँ, अभी कार से। क्यों? यूं ही मन ऊब गया, पता नहीं कौन सी छां मुझ पर छा गई है। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली आ जाऊँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ, सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम, बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी। फिर वह लौटी और जैसे योगो की प्यास बुझा रही हो चंदर के गले से झूल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद सांसा वह अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पंपी, तुम्हें क्या हुआ? क्या यह? कुछ नहीं कपूर। पंपी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी ही दूर रहूं उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों का व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर सिर से पैर तक गलेनी से कुंठित हो उठा। सचमुच वह कितना भागा है। वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पंपी भी। एक को उसने पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरी ने उसका गुनाह उनसे छीन लिए जा रहा था। जाने उसका गर्हों का मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है, हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पंपी को नहीं खो सकता। उसने पंपी का कॉलर पकड़ लिया। पंपी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पंपी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कलर को थामे हुआ छुड़ाकर चंदर की अंगुलियों को कापोलों से दबा दिया और फिर वक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंदर के हाथों में दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार कठुए धुएं की बादल चंदर की ओर उड़ाकर चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंदर की होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाएं और पंपी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो ले, यह क्या चीज़ है।
उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज़ में बंटी की चीख सुनकर अप्पू ने भेष में ही अपने सिंगार गिरी से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच से पाया था। आज तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए मुख हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच में तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ इसीलिए कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूँ? अब क्या, कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही थी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोलूँ? तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ छिपा नहीं। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था उस समय तुम मेरे सुनसान दुनिया में रोशनी की देवदूत की तरह आए थी। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ आया। मैं पागल हो उठी। मैंने तुम्हें उस दिन सलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमा घर में। उसी अभागिन सलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा, तुम पवित्र को प्यार करते हो। सोचा, यदि तुमसे प्यार ही जीतना है तो मैं तुमसे पवित्रता से बातें करूं। मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का अवश्य अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैं तुमसे सेक्स विरोधी बातें करना शुरू की। मुंह पर पवित्रता के अंदर मैं भोग का सिद्धांत रखते हुए भी मेरा अंग अंग प्यासा हो उठा था। तुम्हें होठों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर भी साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस निसंतान प्रतिभाहीन दुर्बलतामयी छोकरी मिस सुधा को। वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि तुम्हारे भाग में नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मेरा अपना आत्मविश्वास खो सा बैठी। उसके व्यक्तित्व में कुछ न होते हुए भी कम से कम अजब सा जादू था। यह मैं भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन थी वह छोकरी सी। तुम्हें ना पाने का निराशा और तुम्हें पाने की असीम प्यास, दोनों ही पीछ डालने वाले संघर्ष से भागकर मैं हिमालय में चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है। अगर कोई प्याला मुंह पर ना लगाकर दूर फेंक दे तो समझ लो कि वह बेहद प्यासा है। इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना से भी घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी का धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्काती थी, पर मैं लौटने की साहस ना कर पाती थी। लौटी तो देखा तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा थोड़ा उलझे हुए भी हो। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ पर विजय पानी चाही, अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया, वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया अफीम के इंजेक्शन का वो स्वीकार करे। तुम्हारी प्यासी और बीमारी प्रवृत्ति बदल नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गई। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वह एकाएक बिखर गई। मैं जानती हूँ इधर तुमने क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूँ तुम मेरे प्रति अब भी कितने कृतज्ञ हो, कितने सहनशील हो, लेकिन अब तुमसे वह प्यास नहीं, वह नशा नहीं, तुम्हारे मन की वह वासना मेरे लिए एक तरस में बदली जा सकती है, बदलती जा रही है। मुझे वह दिन याद है, अच्छी तरह याद है चंदर, जब तुम्हारे जलते हुए होठों ने इतनी गहरी वासना से मेरे होठों के समीप लिया था कि मेरे लिए अपना व्यक्तित्व ही एक सपना बन गया था। लगता था सभी सितारों का तेज भी इसकी एक चिंगारी के सामने फीका है। लेकिन आज होंठ होंठ है, आँख के फूल नहीं रहे। पहले मेरी एक झलक से तुम्हारे रोम रोम से सैकड़ों इच्छाओं की अर्थियां गरज उठती थी। आज तुम्हारी नसों का खून ठंडा है, तुम्हारी निगाहें पथराई हुई है और तुम इस तरह वासना मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली का पाव रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के संबंधों की उस्मकता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में महज एक तरस है, एक कृतिका है
और कपूर, मैं स्वीकार नहीं करूँगी, क्षमा करना, मेरा भी स्वाभिमान है। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं तुमसे छिपूंगी नहीं। तुम इस भर्म में कभी मत रहना कि मैं तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया था। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन में बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसी अस्थायी और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन बहुमुख स्वभावशाली के लिए नहीं है। प्यार जैसे गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों में ढोने की खतरा देवता या बुद्धिहीन ही उठा सकते हैं। तुम उसे वहन कर सकते हो। प्यार की प्रतिक्रिया भी प्यार की ही परिचारक है कपूर। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उड़ा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो न स्वर्ग के हैं न नरक के हैं। वे दोनों लोगों के बीच का अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं। वे किसी से प्यार नहीं करते, छायाओं को पकड़ने का प्रयास नहीं करते, या शायद दुनिया में केवल संचय या शायद प्यार करते हैं या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं और प्यार करते रहते ही नहीं, अपने ना दुख होता है ना सुख। उसकी दुनिया में केवल संचय, अस्थिरता और प्यास होती है। कपूर, मैं उसे अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबराकर तुम्हें अपने बहुपास में बांधकर तुम्हारे विश्वास का स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास को खुद धधक उठूं। लेकिन मैंने अपना मित्र माना था। तुम पर मैं आँच नहीं आने देना चाहती। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वास के लोक में लौट जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए चिंतित हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए निश्चित हो, लेकिन मेरा अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय से नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दे दिया है। मैं थक गई हूँ इस प्रेम लोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। वे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूँ? इसीलिए मेरे मित्र कि अब मैं सोच रही हूँ स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं। जहाँ जरा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहाँ मैं थी। वो अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाती। फिर प्यार से तो मेरा विश्वास जैसे उठा जा रहा है। प्यार अस्थायी नहीं होता। मैं ईसाई हूँ, पर अभी अनुभव के बाद मुझे पता लगता है कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं वरन धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह की रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी है। उसमें नारी का थोड़ा बंधन चाहे क्यों ना हो, लेकिन दायित्व रहता है, संतोष रहता है। वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों के लड़ने के बाद मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नाड़ी में बसेरा लेने के लिए। जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी, आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में यह क्षण आता है और शायद इसीलिए हिंदू प्रेम के बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों का प्रारंभ ही इतनी विचित्रताई थी कि हम दोनों का संबंध अस्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा ना मानना, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। मैं ना अपने को गुनाहगार मानती हूँ ना तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लो। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की जो तुम्हें प्यार करने की दम भरती हो। उसके
फंदे में ना फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह की भावना या आकर्षण अक्सर जहर बिखेर देता है। विवाह करने के बाद एक आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पालूंगी जो हमारी सभ्यता ने हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम मुझसे अभी भी डर लगता है, लेकिन इस बीच में तुम बंटी का ख्याल रखना। कभी कभी उसे देख लेना। रुपए की कमी तो उसे ना होगी। बीवी भी उसे ऐसी मिल गई है जिससे उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसे लग रहा है यह तुम जानते अगर तुम बहन होते। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति ने मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो? परमिला डिफ्रूज। चंदर पंपी को लौटाने नहीं आया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिनती को लिखता रहा और उसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिए और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाया ना खाए।